आज आप सभी का जो है केमिस्ट्री का पेपर यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट पेपर है हमारा फिजिक्स का। और केवल आपके 5 दिन जो है यहाँ पे बचे हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का पेपर शायद उतना अच्छा नहीं गया और उन्हें अब लग रहा है कि यार फिजिक्स में तो हमें काफी अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर लाना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है कि वो जेई और नीट में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बोर्ड्स में फोकस नहीं कर पाते। तो सेम स्टोरी मेरे साथ भी रही थी। यहाँ पे जो है मेरे प्री बोर्ड्स में केवल 31 या 32 के आसपास का स्कोर आया था। और जब फाइनल पेपर का रिजल्ट आया था तो उस टाइम पे मेरे फिजिक्स में 65 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 70। अब ये चीज मैं कैसे अचीव कर पाया, क्योंकि मैं भी आपकी तरह कंप्लीटली फोकस था टुवर्ड्स जेई एंड बिटसेट। तो यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर पाया बोर्ड एग्जाम में। और फिर जो मुझे गैप मिला था बोर्ड एग्जाम के टाइम पे 4 दिन का, उसके अंदर जो है मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना एक शेड्यूल बनाया जिसको फॉलो करते हुए 65 मार्क्स मैं जो है अचीव कर पाया। तो ये चीज जो है मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपके लिए मोटिवेशनल भी साबित होगी। साथ ही साथ अगर स्ट्रक्चर्ड प्लान को आप फॉलो करते हो तो ये चीज आप भी अचीव कर पाओगे। अब देखिए सबसे पहले तो जिनकी जिन स्टूडेंट्स की भी प्रिपरेशन अच्छी है वो इस प्लान को जो है एज अ रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं और इजीली जो है 65 टू 70 के मार्क्स के आसपास जो है आप ला सकते हो। बट जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो वो इस प्लान को जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करें एंड 45 टू 50 मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। और अगर जो है वो ज्यादा यहाँ पे अपने डेडिकेशन से वर्क करते हैं तो शायद इससे भी अच्छा स्कोर जो है आप ला सकते हो। अब देखो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स आपका 3 पार्ट में बट जाता है। पहला होता है आपका थ्योरी, सेकंड होता है आपका डेरिवेशंस एंड थर्ड होता है आपका न्यूमेरिकल्स। तो इन्हें जो है हमें प्रॉपर तरीके से तैयार करने रहते हैं। अब सबसे पहले अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में देखिए आपको जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना होगा। और ज्यादा से ज्यादा जो है आपको थ्योरेटिकल चैप्टर्स पे वर्क करना होगा जो कि आपके पार्ट 2 के बुक में दिए रहते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके पूछे जाते हैं ना यहाँ पे पेपर में, वो ज्यादातर आपके पार्ट 1 से पूछे जाते हैं। अगर हम सेकंड पार्ट पे आए दैट इज डेरिवेशंस, तो डेरिवेशंस के लिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि हमें डेरिवेशन किस तरीके से लिखना है। ये चीज जो है हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के टाइम पे उतना अच्छे से नहीं करते क्योंकि हमें डेरिवेशन से उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है। लेकिन बोर्ड के लिए आपको ये चीज करनी ही होगी। तो कम से कम 2 से 3 बार जो है हर एक डेरिवेशन को आप लिखिए। पहली बार अगर आप चाहते हैं तो आप देख देख के लिखिए। दूसरी बार आपको ट्राई करना है जितने ज्यादा स्टेप्स को आप मेमोराइज कर पाए उतना बेहतर है, फिर उसे लिखना है। और थर्ड टाइम में ये होना चाहिए कि आप बिना देखे उसे लिख पाए, तभी जाके आप पेपर में डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है एक डॉक्यूमेंट आपके लिए अपलोड कर देंगे जिसके अंदर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, कॉन्सेप्ट्स है, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से जो है आपका रहेगा, उसमें आपको डेरिवेशंस, कॉन्सेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स आप प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। तो यहाँ पे आपके ज्यादातर क्वेश्चन यही से आपको देखने को मिलेंगे। ये जो डेरिवेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ एनसीईआरटी को रेफर करना है, ज्यादा कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने स्टेप में बताया, पहली बार जो है आप भलाई देख के लिख लो लेकिन फिर ट्राई करते जाना है कि ज्यादातर चीजें जो है आप मेमोराइज कर पाओ। तीसरा सेगमेंट हो जाता है आपका न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे जरूरी है कि आपको सारे फॉर्मूलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको याद हो। तो ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी है। एंड देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आपकी अलग हो जाती है, जैसे कि जेई और नीट, वहां पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशंस लिखने की आदत नहीं होती है क्योंकि कोई भी स्टेप्स के नंबर नहीं होते। बट बोर्ड पेपर में जो है आपके स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए कि आप अभी आदत डालिए कि न्यूमेरिकल्स जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, भलाई अभी पीवाईक्यूज के जैसे सॉल्व करोगे, तो उसमें आप हर एक स्टेप को जो है अच्छे तरीके से देखो कि कैसे मेंशन किया जा रहा है। तो उसी तरीके से आपको पेपर में भी लिखने का ध्यान रखना है। अगर आपने जो है बहुत अच्छे से जेई के लिए प्रिपेयर किया है तो यहाँ पे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका लेवल काफी कम रहता है। बस आपको पीवाईक्यूज में ये देख लेना है कि स्टेप्स को किस तरीके से मेंशन किया जाता है। तो ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि सिर्फ 5 दिन का आपके पास समय रह गया है। तो यहाँ पे हमें उन चैप्टर्स पे फोकस करना होगा जो कि आपके रिलेटिवली इजी है और साथ ही साथ जो है काफी ज्यादा स्कोरिंग भी हो जाए। तो यहाँ पे हमने आपके लिए जो है कैटेगरी बना दी है वेटेज के हिसाब से। देखिए जितने भी यहाँ पे आपको रेड मार्क वाले चैप्टर्स मिल रहे हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ये सब जो है आपके इजी चैप्टर्स है, साथ ही साथ स्कोरिंग भी है। तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा खासा स्कोर ये दिला सकते हैं। तो इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी 1 में रखते हुए चलना है। देन अगर हम अगले चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका वेव ऑप्टिक्स हो जाता है और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स हो जाता है।
तो देखिए कम्युनिकेशन डिवाइसेस तो वैसे भी आपके सिलेबस से हट चुका है, तो एक टेंशन आपका खत्म हो गया। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर में जो है आपका ट्रांजिस्टर्स वाला पार्ट भी यहाँ पे लगभग हटा दिया गया है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी है कि आप इन चैप्टर्स को जो है अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे प्रिपेयर करते हो तो आपको जो है एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे मिल सकता है। इसके बाद जो है हमारा फोकस होना चाहिए इन चैप्टर्स पे। आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये सारे जो है टोटल चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 49 टू 50 मार्क्स जो है ये दिला सकते हैं। बाकी जो आपके शुरू के यहाँ पे जो चैप्टर्स है जिनमें आपका यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो गया, तो ये जो है आपको थोड़ा रिलेटिवली टफ पड़ते हैं। और साथ ही साथ जो है अभी हमें इतना टाइम नहीं है कि आप जो है इनको यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए बैठो। तो इससे अच्छा इन चैप्टर्स पे जो है आप ज्यादा फोकस यहाँ पे कर लो ताकि आप 50 मार्क्स तक जो है अपने यहाँ पे इंश्योर कर पाओ। और अगर हम देखें कि किस तरीके से आप इन चैप्टर्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक 5 डेज का प्लान हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। तो इसमें हमने कैटेगरी जो है जैसे कि यहाँ पे ईएम वेव्स और रे ऑप्टिक्स को एक ही कैटेगरी में डाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि ईएम वेव्स काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है एंड रे ऑप्टिक्स आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो मिला के आप एक दिन में इन्हें जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। अब क्या सोर्सेस को रेफर करना है वो चीज हम आगे जरूर देखेंगे। देन यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, जो कि मॉडर्न फिजिक्स के ही पार्ट है। इनको एक दिन में जो है हमें टारगेट रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ आवर्स भी जो है लिख दिए हैं, ये आपको दिमाग में टारगेट सेट करके चलना है कि इतने घंटे में आपको कंप्लीट करना ही करना है। तो यहाँ पे आपके जो है 3 घंटे इस चैप्टर को लगा दिए, 3 घंटे आपने एटम्स को लगा दिए, 3 घंटे आपने न्यूक्लियाई को दे दिए। देन डे 3 पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है सेमीकंडक्टर्स के लिए 3.5 घंटे, वेव ऑप्टिक्स के लिए 3.5 घंटे एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो कि थ्योरेटिकल ज्यादा है तो उसमें आपको 2 घंटे काफी रहेंगे। तो इस प्लान के हिसाब से आपको वर्क करना है कि 8 से 9 घंटे आपको डेली में जो है आप इन चैप्टर्स को यहाँ पे फिनिश कर पाए। देन डे 4 में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट पे आपको 4.5 घंटे लगभग देने होंगे। डे 5 के लिए आपको क्या करना है कि जो आपके यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 हमने छोड़े हैं पोर्शंस, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के हमने जो पोर्शन छोड़े उनमें से अगर कुछ इजी टॉपिक्स है जो कि आपको पहले से आते उनको एक बार अच्छे से देख लो कि इनकेस उनसे अगर क्वेश्चन आता है तो आप जो है कर पाओ, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे करनी है। और साथ ही साथ जितने आपके फॉर्मूलास है उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, जितने आपके डेरिवेशंस जो कि आपने पेपर पे सॉल्व करते हुए लिखे उनको एक बार अच्छे से देख लो। तो इससे जो है आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे ला सकते हो। अब किस तरीके से इन चीजों को आपको जो है यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, तो देखिए आप जो है YouTube से कोई भी एक वन शॉट अच्छा सा उठा सकते हो जिसके अंदर आपका जो टाइम दिया है ना उसके हिसाब से अगर आपका मैच कर रहा हो कि वन शॉट में ये चीजें कंप्लीट हुई है तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया वीडियो रहेगा। यहाँ पे इसके अलावा आप ये चीज भी कर सकते हो कि एनसीईआरटी से थोड़ी स्पीड रीडिंग करो। जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते हैं उनको बस एक बार देख लिया, बाकी जो ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहे उनको थोड़ा डिटेल में जो है आपने अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। वैसे वन शॉट से अगर आप करोगे कोई आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगा तो वो आपके लिए और बेटर रहेगा। तो ये चीज आप देख सकते हो। देन यहाँ पे डेरिवेशंस की आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस करते जानी है। तो जो चीज मैंने आपको बताई, वैसे तो कई सारी चीजें आपकी वन शॉट जब देखोगे तो उसमें ही आपको डेरिवेशन होते रहेंगे, बट थोड़ी सी जो मैंने आपको बोला ना सेल्फ प्रैक्टिस करनी है वो चीज करनी ही करनी है। तो ये जो आपको अलॉटेड आवर्स अभी दिखाए थे उस 8 से 9 घंटे के अंदर ये चीज आपको करनी होगी। फिर इसके बाद आप जो है चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लीजिए एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो है पीछे के देख लीजिए 3 से 4 घंटे के अंदर। अब इस टाइम पे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा, तो कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते रहो ताकि आपको आदत रहे, ठीक है, पीवाईक्यूज में। और बाकी ज्यादातर के सॉल्यूशंस देखते जाओ, समझते जाओ कि आखिर हमें आंसर को किस तरीके से यहाँ पे लिखना रहेगा। तो इससे क्या है काफी चीजें दिमाग में सेट होते जाएगी, बाकी पेपर के टाइम पे आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिख पाओगे। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो है मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिक्स पेपर से रिलेटेड। देखिए जो आपके एमसीक्यूज रहते हैं वो काफी ज्यादा इजी रहते हैं एंड ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से जो है आपके 13 से 15 नंबर निकाल सकते हैं आउट ऑफ 50, क्योंकि आप में से जो भी स्टूडेंट्स जेई नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। बाकी जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी, अगर जेई नीट के लिए उन्होंने नहीं किया है, बोर्ड्स पे ही ज्यादा फोकस था, तो भी आप इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हो। और जो चीजें मैंने आपको बताई है उनको अगर आप फॉलो करते हो उसके बाद तो ये एमसीक्यू आपसे बनने ही बनने, क्योंकि 4 ऑप्शन है और उसमें से ही एक आंसर है, तो आपको देखते ही क्लिक कर जाएगा कि हाँ यही आंसर है हमारा। फिर अगर हम सेकंड बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आपके काफी ज्यादा इजी रहते हैं और बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहते। बस आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से जल्दी से जो है सॉल्व किया जाता है।
तो यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी सिली मिस्टेक आपको नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में जो है बोर्ड के प्रेशर में यहाँ पे कुछ गलती कर देते हैं, जिसके कारण आपका फाइनल आंसर गलत आता है। तो बहुत सारी स्टेप्स पे आपके मार्क्स कटेंगे। तो एक बार में भला ही थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बट सही करके आइए उसे। और कोई भी शॉर्टकट लगाने का मत सोचना। जेई नीट के टाइम पे आप बहुत सारे शॉर्टकट जो है आपको कोचिंग सिखाते हैं, बट इन शॉर्टकट को कभी भी सब्जेक्टिव पेपर में मत लगाना, यहाँ पे आपके नंबर्स कटेंगे। तो जिस तरीके से जो है आपको डिटेल्ड आंसर देखने को मिलता है, उस हिसाब से आपको चीजों को यहाँ पे लिखना रहेगा। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो आपका रिपीट होता हुआ दिखेगा पिछले 5 साल के पेपर से। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे ट्राई करना है कि कम से कम लास्ट 3 ईयर के तो लगा ही लो, और बाकी अगर उससे पहले के भी 2 साल के आप लगा लो, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस पैटर्न पे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत पैटर्न जो है हमारा मतलब जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए, बट कॉन्सेप्ट वही का वही जो है अप्लाई हो रहा होगा। अब देखिए एक चीज का ये ध्यान रखिए कि ये जो है ये आपका बोर्ड पेपर है, ना कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जैसे कि आपकी जेई नीट हो गई। तो यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो आपका रेस्ट्रिक्टेड रहेगा टिल एनसीईआरटी, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है, जबकि आपकी दूसरी एग्जाम्स रहती है उसमें आपको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स सोचना रहता है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा, जैसा एनसीईआरटी में लैंग्वेज दी है उसी हिसाब से आप बुकिश लैंग्वेज में भी चीजों को लिख सकते हो। तो इससे आपको ज्यादा बढ़िया जो है स्कोर यहाँ पे मिल पाएगा। अब देखिए हमने सारी चीजें जो है डिस्कस कर ली कि किस हिसाब से आप वेटेज के हिसाब से चीजों को कर सकते हो, कहां से कर सकते हो। बस इस प्लान को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो और एक अच्छा खासा स्कोर जो है आप एग्जाम में ला सकते हो। तो क्या आप इस 5 डेज के चैलेंज के लिए रेडी है? अगर हाँ, तो अपना टारगेट स्कोर जरूर लिखिएगा जो कि आप सोच रहे हैं फिजिक्स के पेपर में लाने का, और डेफिनेटली उसे अचीव कर पाओगे। इन केस अगर आपका उतना बढ़िया स्कोर नहीं भी आता है, बट एक डिसेंट भी आ जाता है, तो कम से कम जो है आप दूसरी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहोगे, जैसे कि आपके जेई में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है या फिर बिटसेट में रहता है। तो उतने के लिए तो कम से कम आप जो है एलिजिबल रहोगे। बाकी उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जो है बेनिफिशियल भी रहा होगा, साथ ही साथ आपके लिए एक मोटिवेशनल रहेगा कि देखिए अगर मैं ये चीज जो है कर पाया था प्री बोर्ड से लेकर आपके बोर्ड पेपर में, और यहाँ पे मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था, बस गैप को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया था। तो यही चीज आपको भी करनी है और एक अच्छा खासा स्कोर जो है आप ला सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।